Hi guys, welcome back to my channel. I am CA Pramod Patipati and you are watching a CA Final Financial Reporting free classes. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? मेजरमेंट ऑफ पीपी चालू किया था, जिसमें दो चीज देखे थे, दैट इज कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल, राइट? देखो एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर में क्या देखा था हमने? मेजरमेंट देखा था, मेजरमेंट। एक था कॉस्ट मॉडल जो इंडेस 40 में देख लिया था हमने। एक होगा रिवैल्यूएशन मॉडल, बराबर ना? अब रिवैल्यूएशन मॉडल है, एक था कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। और रिवैल्यूएशन मॉडल मतलब क्या है सर? या तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा, या तो अपवर्ड होगा, या तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होगा। डाउनवर्ड हुआ तो उसको क्या मानेंगे हम? इम्पेयरमेंट मान के हम क्या कर देंगे उसको? इम्पेयरमेंट लॉस, उसको पीएनएल में चार्ज ऑफ कर देंगे, सिंपल। लेकिन अपवर्ड होगा तो हम क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे ना, रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। यस सर। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करने का भी तरीका दो थे। एक था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इन द सेंस क्या था? बोलो। डायरेक्ट मेथड मतलब डायरेक्टली हम क्या करते थे? हम पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, बराबर ना? पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व डायरेक्टली हम लोग ट्रांसफर कर देते थे। इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते थे? इनडायरेक्ट मेथड में ग्रॉसिंग अप मेथड यूज करते थे। ग्रॉसिंग अप मेथड यानी क्या सर? कि जो फेयर वैल्यू है, सबसे पहले क्या करते थे? इधर यहाँ पे स्टेप्स है इसका। सबसे पहले क्या करते थे हम? एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग जो कैरिंग अमाउंट है उसका परसेंटेज निकलते थे टू द प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल कॉस्ट। फिर वो जो भी परसेंटेज आएगा उसको हम फेयर वैल्यू में अप्लाई करते थे, और फिर उसके बाद नेट इंक्रीज देखते थे। नेट इंक्रीज के साथ जो परसेंटेज लगाने के बाद जो भी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आया, सॉरी रिवाइज्ड ओरिजिनल अमाउंट आया, उसको हम एग्जिस्टिंग ओरिजिनल अमाउंट से क्या कंपेयर करते थे, और जो भी डिफरेंस आया उसको हम रिवैल्यूएशन बोलते थे और उसका जर्नल एंट्री करते थे, बराबर? तो ये दो मेथड थे। अब आगे बढ़ते हैं कि रिवैल्यूएशन में भी अलग अलग तरीके और भी है। हाँ, एक और चीज देखा था हमने सर। इंडिया 16 जो है ना, 16 जो है वो क्लास वाइज अलाउड करता है, क्लास वाइज रिवैल्यूएशन मॉडल या कॉस्ट मॉडल, मतलब जो भी मॉडल है उसको सेलेक्ट करना अलाउड करता है। इसका एग्जांपल दो सर। समझो हमारा एक लैंड एंड बिल्डिंग है, नॉर्मल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और दूसरा है इंडस्ट्रियल के लिए। तो ये जो है ना, दो अलग कैटेगरी के लैंड एंड बिल्डिंग हो गए। तो ये दो अलग कैटेगरी के लैंड एंड बिल्डिंग में अलग अलग मॉडल अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग कौन सा? समझो फॉर एग्जाम्पल, जो इंडस्ट्रियल में है, उसको रिवैल्यूएशन अप्लाई कर सकता हूँ, और लैंड एंड बिल्डिंग जो है दूसरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसके ऊपर मैं क्या कॉस्ट मॉडल अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है? कुछ डाउट है यहाँ पे? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है सर? जो रिवैल्यूएशन करेंगे हम, रिवैल्यूएशन दो देखे थे ना अपन। एक था अपवर्ड, एक था डाउनवर्ड। ओके सर। अपवर्ड को क्या करते थे हम, बताओ? अपवर्ड अपवर्ड रिवैल्यूएशन को क्या करते हैं हम? रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। यस नो? और डाउनवर्ड यस। रिवैल्यूएशन को हम क्या करते थे? पीएनएल ट्रांसफर करते थे। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट स्टेप ऑफ रिवैल्यूएशन। यानी पहली बार अगर रिवैल्यूएशन होता है, तो फिर अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होता, हम क्या करते हैं? उसको पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर उसके बाद क्या है? अपवर्ड रिवैल्यूएशन होता है तो फिर उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। वो कोई भी मेथड से करो, या तो डायरेक्ट मेथड से करो, इनडायरेक्ट मेथड से करो, कोई भी मेथड से करो, फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे इशू क्या हो रहा है सर? फिर से क्या हुआ? यहाँ पे फिर से रिवैल्यूएशन हुआ। फिर से क्या हुआ? फिर से रिवैल्यूएशन हुआ। अब बताओ, अब भी फिर से क्या हुआ? फिर से अपवर्ड हुआ एंड देन डाउनवर्ड हुआ। मतलब दो अलग अलग सिनेरियो है, दो अलग अलग। तो क्या करेंगे बताओ? अब अपवर्ड हो गया, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ। सबसे पहला स्टेप में क्या हुआ था? फर्स्ट सिनेरियो में डाउनवर्ड हुआ था। पहले क्या हुआ था? ये फर्स्ट सिनेरियो है, फर्स्ट सिनेरियो केस में ये कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं हम। फर्स्ट क्या हुआ था? डाउनवर्ड हुआ था सर, बराबर?
डाउनवर्ड हुआ था उसको पीएनएल में ट्रांसफर किए थे, उसको पीएनएल में ट्रांसफर किया, ये समझ में आया। देन रिवैल्यूएशन, पीएनएल में ट्रांसफर करने के बाद अभी फिर से अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन। तो अब बताओ इसमें क्या करेंगे। अपवर्ड नॉर्मली हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं ना, यस नो। अपवर्ड को यस। नॉर्मली क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन यहाँ पे पहली बार जब हुआ था उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया था, यहाँ पे पहली बार जब हुआ था उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दिए थे, और अब अपवर्ड हो रहा है। तो फिर इस केस में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले तो रिवैल्यूएशन निकालेंगे, जितना रिवैल्यूएशन है समझो। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, मेरा मशीनरी था 10,000 का, ये डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो गया था टू 6,000। तो अब 6,000 में हुआ था, तो फिर इसका एंट्री क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट, 4,000 गया पीएनएल में, टू पीपीई 4,000 गया। 4,000 कैसे आया, डिफरेंस, ठीक है, मतलब यानी डाउनवर्ड टू 6,000 ना, यानी अभी मेरा मशीनरी जो है ना, जो भी पीपी है वो 6,000 का बचा है। तो जो भी डिफरेंस है वो 4,000, अभी डेप्रिसिएशन का कुछ ले रहा नहीं हो, ताकि फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। अब बताओ, पीएनएल में यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। अब फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो गया, फिर से क्या हुआ, अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो गया, अपवर्ड 8,000, कितना हुआ, 8,000। अब बताओ सर, पहले अभी, पहले मशीनरी कितना था रिमेनिंग, रिमेनिंग डब्ल्यूडीवी 6,000 बचा था ना, 6,000 से क्या हुआ अभी, 6,000 से 8,000 बढ़ गया, ये क्या हुआ, अपवर्ड रिवैल्यूएशन। अब मुझे बताओ कि पहले से मैं पीएनएल में ट्रांसफर किया था, तो पीएनएल से पहले एडजस्ट करूंगा, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करूंगा। मतलब क्या, कि यहाँ पे बढ़ गया, क्या बढ़ गया, मेरा पीपीई का वैल्यू बढ़ गया, बढ़ गया ना, तो फिर ऑलरेडी यहाँ पे मैंने पीपी सॉरी पीएनएल में जो है ना 4,000 ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुका हूँ। तो यहाँ पे जो है ना एडिशनल अमाउंट है मेरे पास पीएनएल में, तो उसको पहले एडजस्ट करूंगा, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व में लेके जाऊंगा। समझ रहा है क्या बोल रहा हो, तो फिर पीपीई अकाउंट डेबिट 2,000 से इंक्रीज आ गया टू पीएनएल। समझा क्या बोला, बहुत इजी है, बहुत इजी है। फिर से बताता हूँ, फिर से इसका आगे भी लेते हैं। पहले क्या था मेरा, 10, ठीक है, 10,000 था, वो डाउनवर्ड होके कितना हुआ मेरा, 4,000, यानी मेरा डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कितना था, 4,000 का, उसको क्या मैं किया, मैंने पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, उसका जर्नल एंट्री है, उसका जर्नल एंट्री है, ठीक है सर, समझ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, 6,000 से हो गया वो 8,000, तो 6,000 से 8,000, 2,000 का इंक्रीज आया। सर नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब अपवर्ड रिवैल्यूएशन में आया तो फिर उसको क्या करते हैं, हम रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं ना, नॉर्मली रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं अपवर्ड रिवैल्यूएशन के लिए केस में। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है ना ऑलरेडी हमने पीएनएल में जो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है उसको डाल के रखा है, यहाँ पे पीएनएल में बैलेंस है ऑलरेडी, तो उसको एडजस्ट करने हम क्या करेंगे, जो 2,000 का इंक्रीज है, 2,000 का इंक्रीज हम पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। एक और एग्जांपल, फिर से आगे आगे आगे। अब 8,000 हुआ, फिर से अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा समझो, अपवर्ड रिवैल्यूएशन अब हो गया 12,000 का, ठीक है, कितना हुआ 12,000। मेरा अब जो कैरिंग अमाउंट है या डब्ल्यूडीवी कितना था, 8,000 था ना, 8,000 था। अब बताओ, मेरा पीएनएल में जो है ना, पीएनएल में 4,000 था, पीएनएल में 4,000 था, 4,000 में से 2,000 ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया मैं, एडजस्ट कर दिया ऑलरेडी 2,000, अब कितना बचा है बैलेंस, 2,000 का बचा है ना, क्या हो गया इसको, 4,000 का था, इसको मैंने 2,000 से एडजस्ट कर दिया ऑलरेडी, तो 2,000 बचा है। अब बताओ क्या करूंगा, पीपीई अकाउंट डेबिट, टोटल इंक्रीज कितना है मेरा, 4,000 का है ना, 4,000 टू टू पीएनएल 2,000। अब क्या है, मेरा पीएनएल का बैलेंस एग्जॉस्ट हो गया पूरा, बराबर, पीएनएल का बैलेंस एग्जॉस्ट हो गया, तो फिर दो भी बचा है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा। समझा, ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, बस इतना समझा के बताओ।
डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का, सब्सिक्वेंट ऐसा रिवैल्यूएशन। हाँ, हेलो। समझ गया। ओके ओके ओके, क्लियर है। यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहला क्या होगा, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होगा फर्स्ट में, फिर उसके बाद लेटर क्या होगा, ये अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा। क्या होगा लेटर, बाद में सब्सिक्वेंटली अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा। तो अब जब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो गया, तो फिर पहले हम पीएनएल में ट्रांसफर किए होंगे, तो फिर वो पीएनएल को पहले एडजस्ट करना है, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन में एडजस्ट करना है। यहाँ पे टेक्स्ट दिया है देखो, वी विल रिवर्स, वी विल वी विल रिवर्स द अप्रिसिएशन। जो भी अप्रिसिएशन आया इन पीएनएल फर्स्ट, टू एक्सटेंड इट वाज रिटन ऑफ टू पीएनएल एट द टाइम ऑफ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन जब किया था, उतने एक्सटेंट का हम पीएनएल में एडजस्ट करेंगे, फिर उसके बाद बचा हुआ इंक्रीज वैल्यू बिकम्स इन एक्सेस ऑफ अर्लियर डिक्लाइन, इट कैन बी ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। और उसका जर्नलिटी हमने देखा था अभी जस्ट, पीपीई टू पीएनएल टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। क्लियर है, कुछ डाउट है इसमें। अब नो सर। सेकंड केस देखेंगे। क्या सेकंड केस है सर, समझो पहले अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था, पहले क्या हुआ था, अपवर्ड रिवैल्यूएशन, फिर सब्सिक्वेंटली डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है। पहले क्या हुआ था, अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था, रिवैल्यूएशन पहले हुआ था अपवर्ड। जब अपवर्ड हुआ होगा, मुझे जर्नल एंट्री बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी। जब अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा ना, तो उसका जर्नल एंट्री बताओ, हमने देखा था ना। पीपी टू इवैल्यूएशन रिजल्ट। यस, गुड। पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, सिंपल है बहुत। अब क्या हो रहा है फर्दर, सब्सिक्वेंटली क्या हो रहा है, सब्सिक्वेंटली क्या हो रहा है, सब्सिक्वेंटली डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है। यस, क्या हो रहा है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। जब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, ठीक है, तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, तो ये समझो कि ऑलरेडी हमने क्या किया था, जो भी बैलेंस अपवर्ड आया था उसको क्या कराया था मैंने, किस में, रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर किया है। ऑलरेडी रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर किया है ना, तो वो बैलेंस तो होगा मेरे पास। तो पहले क्या करूंगा मैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जो भी रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर किया था पहले, यहाँ पे जो है ना ये ट्रांसफर किया था ना, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मुझे जो भी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होगा उसको एडजस्ट करूंगा पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व में, एडजस्टेड इन रिवैल्यूएशन रिजर्व। पहले एडजस्ट करूंगा रिवैल्यूएशन रिजर्व, और जो भी बचा डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है, और जो भी बचा है उसको क्या करूंगा, सब्सिक्वेंटली पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा। क्या कर दूंगा, पीएनएल में ट्रांसफर। एग्जांपल देखते हैं क्या उसका, देखो फॉर एग्जांपल, मेरा पीपीई जो है ना 10,000 था। यस, मेरा पीपीई 10,000 का था सर। देन उसके बाद क्या हुआ, अपवर्ड रिवैल्यूएशन, अपवर्ड रिवैल्यूएशन होके कितना हुआ, 12,000। यानी मेरा नेट इंक्रीज क्या है, नेट इंक्रीज, मेरा इंक्रीज कितना है, 2,000 का है। यस नो, इंक्रीज इज 2,000। तो बताओ इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, 2,000, 2,000, सिंपल। अब क्या हुआ, देन डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो गया। क्या हुआ सर, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो गया तो क्या हुआ सर, अभी जो भी 12,000 का मेरा एसेट था वो समझो 8,000 में आ गया। कितना आ गया, 8,000 में आ गया। तो नेट डिक्रीज कितना है मेरा वैल्यू में, 4,000 का डिक्रीज है। इसमें से ऑलरेडी मैंने ट्रांसफर किया है ना रिवैल्यूएशन रिजर्व में, रिवैल्यूएशन रिजर्व में मैं ट्रांसफर करके रखा हूँ 2,000, तो फिर वो 2,000 पहले एडजस्ट करूंगा, फिर उसके बाद जो भी है वो पीएनएल में डाल दूंगा। तो फिर सबसे पहला रिवैल्यूएशन रिजर्व आ जाएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व में 2,000 पड़ा है मेरा, यस नो, पीएनएल 2,000, यस।
टू पीपीई, टू पीपीई, पेन को क्या हो गया आज, टू पीपीई 4000, समझा ये? सर ये 2000 कहाँ से आया सर? जो रिवैल्यूएशन में हमने अर्लियर जो ट्रांसफर किया था, ये देखो 2000 ट्रांसफर किया था, वही आ गया यहाँ पे घूम फिर के। फिर उसके बाद टू पीपीई 4000, ठीक है। ये 2000 कैसे आया सर? 4000 था मेरा टोटल डिक्रीज, उसमें से 2000 मैंने रिवैल्यूएशन रिजर्व में एडजस्ट किया था, माइनस कर दिया 2000, तो आ गया 2000। सिंपल। कुछ डाउट है इसमें? बताओ, रिवैल्यूएशन वाला। No, sir. ओके, एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे इसके ऊपर, ताकि ना तुम्हारा दिमाग खुल जाए, दिमाग। बोर नहीं हो रहा ना? बोर हो रहा तो बोलो, क्योंकि एक इनबिल्ट टैलेंट होता है टीचर के पास। टीचर कोई भी, मुंह खोलो तो सो जाओ। ये एग्जांपल दिख रहा है यहाँ पे ब्लू कलर में, ये वाला, एक बार Yes, रीड sir. कर लो, रीड कर लो एक बार अच्छे से। और अभी तक का जो नॉलेज गेन किया है उसके बेसिस में सॉल्व करने का कोशिश करो। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? ओरिजिनल कॉस्ट था मेरा 4 lakhs का। फिर उसके बाद फर्स्ट रिवैल्यूएशन हो गया 2000, सॉरी 2 lakhs का। तो यहाँ पे क्या हुआ, अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन? डाउनवर्ड सर, बच्चों वाला क्वेश्चन है। फिर उसके बाद क्या है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन जब होगा तो फिर उसको क्या करेंगे हम, क्या बोलते हैं उसको, रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे या पीएनएल में करेंगे? बताओ कहाँ पे करेंगे? डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? PN. पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, यस नो? तो अब यहाँ पे पीएनएल में जब ट्रांसफर करेंगे तो इसका जनरेटर क्या होगा? तो क्या करेंगे इसको, पीपीई अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। ओ सॉरी, नहीं 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 नहीं, ये होगा क्या जनरेटरी? डाउनवर्ड हो रहा है ना, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीपीई कितना, 2 लाख, 2 लाख। चलो सर 2 लाख, 2 लाख हो गया, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल था। अब फर्दर क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है? आगे फर्स्ट रिवैल्यूएशन हो गया, आगे जाने के बाद 5 lakhs का रिवैल्यूएशन हो रहा है। ये दो अलग अलग केस है, 5 lakhs और 3 lakhs अलग अलग केस है। फर्स्ट क्या हो रहा है, 5 lakhs को बढ़ रहा है। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 5 lakhs। ऑलरेडी पीएनएल में कितना ट्रांसफर कर दिया मैंने, 2 lakhs, यस। जो भी एक्सेस 3 lakhs है, जो भी एक्सेस 3 lakhs है उसको क्या करूंगा मैं, उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में एडजस्ट करूंगा। तो यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो तुम लोग, नेट इंक्रीज इज रुपीज 5 लाख, यस, माइनस, मैंने पीएनएल में ऑलरेडी मैंने 2 lakhs ट्रांसफर किया है, ऑलरेडी 2 lakhs ट्रांसफर किया है। अब 2 lakhs ट्रांसफर किया है तो फिर यहाँ पे आ जाओ, जो भी एक्सेस बचेगा, जो भी एक्सेस बचेगा वो जाएगा रीवैल्यूएशन रिजर्व में। कहा जाएगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व में। बराबर, इसका जनरेट करते हैं ना, पीपीई अकाउंट डेबिट, टोटल इंक्रीज 5 lakhs आया सर। फर्स्ट 2 lakhs कहाँ पे एडजस्ट होगा, फर्स्ट 2 lakhs एडजस्ट होगा मेरा पीएनएल में, और बाकी का जो है वो कहाँ पे एडजस्ट होगा, बाकी का रिवैल्यूएशन रिजर्व में एडजस्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल, सिंपल सिंपल। देन ये केस 1 हो गया था। जब केस 2 बताओ, केस 2 में क्या हो रहा है कि 3 लाख इंक्रीज, कितना हो रहा है, 3 लाख। तो नेट इंक्रीज बताओ, नेट इंक्रीज 1 लाख का हो रहा है ना, सॉरी, यहाँ पे कितना है, फर्दर रिवैल्यूएशन 3000, इंक्रीज कितना है,
इंक्रीज है 3 लाख का, बराबर। अच्छा मैंने टोटल इंक्रीज ले लिया क्या, ठीक है। इसका एक आगे भी करते हैं। इंक्रीज कितना हो रहा है फर्दर रिवैल्यूएशन का, 3 लैक्स। 2 लैक्स मैंने किस में एडजस्ट कर दिया सर, पीएनएल में। तो 1 लाख किस में एडजस्ट कर दूंगा, बताओ 1 लाख किस में एडजस्ट कर दूंगा। 1 लाख एडजस्ट कर दूंगा मैं रिवैल्यूएशन रिजर्व में। यस। यहाँ पे मैंने अजम्पशन क्या लिया बताता हूँ। अजम्पशन ये लिया है कि जो 5 लाख है ना, 5 लाख टोटल इंक्रीज है, 5 लाख टोटल इंक्रीज है। ये वो अजम्पशन से करके दिखा है, ये सिंपल है। ये समझा तुमको, बताओ, ये वाला समझ गया। Yes. Yes, sir. एक और अजम्पशन क्या हो सकता है कि 4 लाख को जो है ना, 4 लाख और 1 लाख, 5 लाख, अच्छा 2 लाख और 5 लाख को कंपेयर करेंगे क्या। फर्स्ट इवैल्यूएशन हो गया, फर्स्ट इवैल्यूएशन होने के बाद मेरा कितना बचेगा, 2 लाख बचेगा ना। यहाँ पे आ जाओ बताता हूँ। तो फर्स्ट रिवैल्यूएशन, ये सेकेंड अजम्पशन है। फर्स्ट इवैल्यूएशन मेरा 4 लाख का कॉस्ट था, फिर हुआ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन 2 लाख का, तो मेरा आ गया 2 लाख। ठीक है। अब मेरा इंक्रीज हो गया, इंक्रीज यानी अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो गया ना। अपवर्ड रिवैल्यूएशन, री 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 रिवैल्यूएशन कितना हुआ, अपवर्ड रिवैल्यूएशन 5 लाख का हो गया, तो मेरा नेट इंक्रीज यहाँ पे कितना आया, इंक्रीज मेरा कितना हुआ, इंक्रीज 3 लाख का हुआ। 3 लाख कैसा हुआ सर, 5 लाख माइनस एग्जिस्टिंग मेरा पीपीई, बराबर 3 लाख का। 3 लाख में से मैंने ऑलरेडी क्या किया, 2 लैक्स मैंने एडजस्ट कर दिया पीएनएल में, 1 लाख एडजस्ट कर दूंगा कहाँ पर, मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व में, बराबर। यस नो। अब बताओ मेरा पीपीई कितने का है। अब मेरा पीपीई आ गया 5 लैक्स का है सर। अब मेरा पीपीई 5 लैक्स का है। 5 लैक्स कैसा है सर, हमने रिवैल्यू किया ना यहाँ पे देखो, अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो गया 5 लाख आ गया। अब 5 लाख हो गया, फिर उसके बाद अभी फिर से डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा ये नहीं है ना, अलग अलग केस स्टडी, सॉरी। पीपी 5 लाख का है यहाँ पे, पीपीई पीपीई 5 लाख का है, और डेप्रिसिएशन इसके बेसिस में चार्ज होगा। ठीक है, कुछ डाउट है इसमें। अब नेक्स्ट केस क्या था सर, मेरा सेम था यहाँ पे, लेकिन 3 लाख हो रहा है। कितना हो रहा है, 3 लाख। तो ऑलरेडी मेरा 2 लाख का ये था सेट, 3 लाख हो रहा है, तो नेट इंक्रीज कितना है, 1 लाख का है। लेकिन ऑलरेडी मैंने पीएनएल में कितना एडजस्ट कर दिया, ऑलरेडी पीएनएल में मेरा 2 लाख का एडजस्टेड है, पीएनएल में ऑलरेडी 2 लाख ट्रांसफर किया है, नेट इंक्रीज सिर्फ 1 लाख का है, तो फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व में कुछ जाएगा ही नहीं, बराबर। सीधा ये जो है ना पीएनएल में एडजस्ट करेंगे। ठीक है। इसका रिलेटेड एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है अलॉन्ग विद द डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट है उसमें, तो डेप्रिसिएशन सॉल्व करके फिर उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ डाउट है बताओ रिवैल्यूएशन का, एक बार पूरा एक बार रिवाइज कर लेते फिर से। मेजरमेंट वाला ये इंपॉर्टेंट है 16 में, 16 पीपीई में ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो क्या था सर मेजरमेंट मॉडल, मेजरमेंट ऑफ पीपीई दो मॉडल होता है क्या। हेलो, हेलो, Yes, sir. मेरा आवाज वीडियो क्लियर है। हाँ सर। Yes, sir. ओके। सो दो मॉडल होते हैं सर, एक कॉस्ट मॉडल और एक रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल सिंपल है, क्या हम क्या करेंगे, जो भी कॉस्ट है उसमें से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो लेस कर देंगे, तो फिर जो भी मेरा कॉस्ट आएगा उसको प्रेजेंट कर दूंगा मैं मेरा बैलेंस शीट में। ठीक है। फिर उसके बाद आया रिवैल्यूएशन मॉडल विच इज इंपॉर्टेंट इन दिस इंडेस। अभी रिवैल्यूएशन मॉडल क्या है सर, नथिंग बट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। और रिवैल्यूएशन मॉडल जैसे इंडेस 40 में अलाउड नहीं है, वैसे पीपी में भी अलाउड नहीं है क्या, नहीं अलाउड है, इंडेस 16 में अलाउड है। ठीक है। और
कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल, ये दोनों में से एक एंटिटी, कोई भी एक चूज कर सकता है एंटिटी, दोनों भी चूज कर सकता है फॉर द क्लास ऑफ असेट। क्लास ऑफ असेट मतलब क्या है सर, कि अलग अलग क्लास ऑफ असेट को मैं अलग अलग जो है ना ये मेजरमेंट मॉडल लगा सकता हूँ। ये सिंपल है। देन आगे आया, आगे आने के बाद मुझे समझा सर कि क्लास वाइज असेट क्या होता है। क्लास वाइज असेट मतलब क्या है सर, समझो मेरा लैंड एंड बिल्डिंग है। अब दो तरह के लैंड एंड बिल्डिंग है, एक जिसको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ, और दूसरा जो है ना इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ। तो फिर ये दो अलग अलग क्लास ऑफ असेट है, तो फिर इन दोनों के ऊपर अलग अलग और मेजरमेंट मॉडल लगा सकता हूँ। ठीक है, ये अलाउ करते हैं अपना इंडिया 16। देन कम्स रिवैल्यूएशन। कैसा लगाएंगे सर, दो मेथड है। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, क्या करो, जो भी रिवैल्यूएशन सरप्लस है डायरेक्टली पीपी में ट्रांसफर कर दो। जो भी रिवैल्यूएशन हो रहा है अपवर्ड रिवैल्यूएशन, उसको डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, पीएनएल में जो रिवैल्यूएशन पीपी में ट्रांसफर कर दूंगा। दूसरा है ओरिजिनल मेथड। ओरिजिनल मेथड यानी क्या है सर, इनडायरेक्ट मेथड। इसमें क्या करेंगे हम, जो भी फेयर वैल्यू है उसको ग्रॉस अप करेंगे, जो भी रिवाइज ग्रॉस अप आया, जो भी वैल्यू आया, उसको मैं क्या करूंगा, एग्जिस्टिंग कॉस्ट से ओरिजिनल कॉस्ट से कंपेयर करूंगा, और नेट जो है मेरा वो इंक्रीज होगा, मेरा और रिवैल्यूएशन इंक्रीज होगा, मतलब नेट इंक्रीज होगा। ठीक है, ये दो मॉडल हुआ था। देन आगे देखे थे फर्दर डेप्रिसिएशन का कैसा अकाउंटिंग करेंगे। फर्दर डेप्रिसिएशन इन द सेंस सर, पहले अपवर्ड हुआ था अब डाउनवर्ड हो रहा है, पहले डाउनवर्ड हुआ था अब अपवर्ड हो रहा है। तो फिर क्या करेंगे, पहले अपवर्ड हुआ था यानी रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा, अब डाउनवर्ड हो रहा है तो पहले मैं क्या करूंगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व में एडजस्ट करूंगा जो भी अमाउंट है, उसके बाद पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा। पहले डाउनवर्ड हो रहा है फिर अपवर्ड हो रहा है, पहले डाउनवर्ड हो रहा है तो पीएनएल में ट्रांसफर किया होगा, पीएनएल में बैलेंस बचा है, अब अपवर्ड हो रहा है ना, पहले पीएनएल में एडजस्ट करूंगा फिर उसके बाद मैं लेके जाऊंगा रिवैल्यूएशन रिजर्व में। ये हमने देखा है यहाँ पे मेजरमेंट मॉडल में, विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, आ जाओ डेप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन फाउंडेशन में पढ़ा होगा ना, डेप्रिसिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन, बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। Depreciation is degradation in value of asset. ओके, और इसमें मेथड्स भी होते थे सर, एक डब्ल्यूडीवी होता था, एक होता था क्या होता था, एक डब्ल्यूडीवी, फिर उसके बाद Straight line. एसएलएम, फिर उसके बाद यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, और बहुत सारे मेथड है डेप्रिसिएशन के लिए। डिपेंड्स ऑन दी कंपोनेंट, मतलब जो भी एसेट है वो डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे पीपीई में तीन स्पेसिफिक डेप्रिसिएशन मेथड दिया है, एक एसएलएम मेथड दिया है, डब्ल्यूडीवी और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। अब ये कौन सा मेथड हम कौन से पीपीई को लगाएंगे, ये डिपेंड करेगा वो पर्टिकुलर एंटिटी और वो पर्टिकुलर मशीन के ऊपर। समझा, कि मैं एसएलएम लगाऊंगा या डब्ल्यूडीवी लगाऊंगा या फिर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड लगाऊंगा, ये डिपेंड करेगा एंटिटी के ऊपर, एंटिटी के अकाउंटिंग पॉलिसी के ऊपर। और तीसरा क्या है, जो असेट है, जो भी पीपी है, उसके प्रोडक्शन के जो मैकेनिज्म है उसके बेसिस में हम डेप्रिसिएशन मेथड लगाएंगे। ये कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एंटिटी और द नेचर ऑफ द एसेट, जो भी एसेट का नेचर है उसके ऊपर बेसिस हम कर सकते हैं। अब बताओ कि सर एक पर्टिकुलर एसेट को मैं क्या करूंगा, एसएलएम लगाऊंगा, एक पर्टिकुलर एसेट को डब्ल्यूडीवी लगाऊंगा, तो ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या, बताओ। तो जो भी डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन एक ही लगेगा, या तो एसएलएम या तो डब्ल्यूडीवी। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा, ग्रुप ऑफ एसेट है, ग्रुप ऑफ एसेट में कैसा, ग्रुप ऑफ एसेट है अलग अलग अलग, और वो ग्रुप ऑफ एसेट के ऊपर एक पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन मेथड लगा सकते हैं, मतलब एक के ऊपर एसएलएम और एक के ऊपर डब्ल्यूडीवी, वैसे लगा सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन, completely depends on nature of asset, each asset should be depreciated separately, लेकिन ग्रुप ऑफ asset के ऊपर हम depreciation लगा सकते हैं। ठीक है, बताओ अब लैंड और बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग है, तो फिर depreciation कैसे लगाएंगे उसको, लैंड एंड बिल्डिंग है तो depreciation कैसे लगाएंगे बताओ। So land and building non-depreciable है. लैंड एंड बिल्डिंग दोनों भी, Building is depreciation. बिल्डिंग इन depreciable। समझो लैंड है, लैंड है ये, नीचे बिल्डिंग, सॉरी ये लैंड है नीचे, और ऊपर वाला बिल्डिंग है, ये वाला बिल्डिंग है, ये वाला बिल्डिंग है और ये लैंड है। तो लैंड इज ऑलवेज नॉन डेप्रिशिएबल, क्योंकि लैंड का वैल्यू बढ़ता ही रहता है ना। बट बिल्डिंग जो है ना ये डेप्रिशिएबल होता है, सॉरी, बिल्डिंग जो है वो डेप्रिशिएबल होता है। तो हम क्या करेंगे, लैंड को अलग कर देंगे
और बिल्डिंग को अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे बेस्ड ऑन जो भी स्टैम्प ड्यूटी है या फिर इसका सप्रेबल वैल्यू कुछ होगा दिया होगा क्वेश्चन में, उसको देखेंगे और दोनों को अलग अलग करके उसका डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो इसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, लेकिन इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, अलग अलग करके हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, सिंपल। If land and building is acquired by the entity, then land and building should be reported separately because land is non-depreciable and building is depreciable asset. ठीक है, इज दैट क्लियर? यहां तक समझा? अब Yes. बताओ डेप्रिसिएशन कब तक लगाएंगे हम? 1 मिनट। बताओ डेप्रिसिएशन कब तक लगाएंगे हम? जब तक एसेट एग्जिस्ट करेगा तब तक। Useful life. सॉरी, फिर से बताओ। Yes. Very useful life. हाँ, यूजफुल लाइफ के बेसिस में डेप्रिसिएशन जब तक एसेट एग्जिस्ट करेगा तब तक लगाएंगे, जब तक एग्जिस्ट नहीं करेगा तब तक एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हमने एक देखा था ना रिप्लेसमेंट मॉडल डिफरेंट कंपोनेंट का, याद है क्या? कि अगर उसका एस्टिमेटेड लाइफ अलग है और जो डिफरेंट मॉडल कंपोनेंट है, पीपीई में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट होता है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है। और ये इसमें भी देखा था इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल चार्जेस में, जो टोटल मशीन का है वो यूजफुल लाइफ अलग होता है और उसका एक कंपोनेंट का जो बेसिस है वो अलग होता है। याद आया क्या? मैंने किसका दिया था एग्जांपल? एरोप्लेन का दिया था। एरोप्लेन Okay. मॉडर्न आर्ट है, हाँ? इसको देख के हंसने का नहीं। ऐसा कुछ था, यहाँ पे एक फैन था, फिर यहाँ पे एक फैन था, यहाँ पे एक फैन था। ठीक है, ये फैन का यूजफुल लाइफ अलग था, बराबर। यूजफुल लाइफ 5 साल था और पूरा एरोप्लेन का कितना 20 ईयर्स था। तो जब डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट का डिफरेंट डिफरेंट यूजफुल लाइफ है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट का डिफरेंट डिफरेंट यूजफुल लाइफ है, तो उसके बेसिस में हम डिप्रिसिएशन लगेंगे। उसके बेसिस में क्या करेंगे हम? डिप्रिसिएशन लगाएंगे, कंपोनेंट वाइज डिप्रिसिएशन लगाएंगे। सिंपल, समझा क्या बोला? डिफरेंट डिफरेंट बेसिस में हम करेंगे। Yes. जब इफ डिफरेंट कंपोनेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पीपीई, देन वी शुड चार्ज कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन फॉर द ईच कंपोनेंट। ठीक है, देन कम्स, अब बताओ Yes. सर, यूजफुल लाइफ जो है ना, एंटिटी का यूजफुल लाइफ, शिट मैन, एक यस, हाँ, क्या था मैं? यूजफुल लाइफ के यहाँ पे था ना, यूजफुल लाइफ 1 साल से कम है सर, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगेगा। नहीं. नहीं लगेगा ना? क्या हो रहा है? मेरा वॉइस आ रहा है क्या? Yes. ओके, अगर यूजफुल लाइफ 1 साल से कम है तो फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। सिंपल लॉजिक है सर। 1 साल से बड़ा मतलब 1 साल से ज्यादा होगा तो फिर वो उसको असेट हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको क्लासिफाई करेंगे। हमने डेफिनेशन में भी देखा था ना, पीपीई के डेफिनेशन में, कि द असेट शुड बी क्लासिफाइड एज अंडर पीपीई, दैट इज 16, कब इट्स यूजफुल लाइफ इज मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा है, तब जाके उसके ऊपर उसको पीपीई में क्लासिफाई करेंगे। और डेप्रिसिएशन भी कब लगाएंगे? जब 1 साल से ज्यादा है। सिंपल। यहाँ पे कुछ डाउट है क्या डेप्रिसिएशन केस में? No, sir. ओके ओके ओके, देन बताओ आगे आते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन जो है ना, चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, यानी सबसे पहले जो है ना मेरा 10 ईयर्स का था एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, अब क्या हुआ 10 साल 10 साल से कम हो गया 8 साल हो गया, ये चेंज हुआ। सेकेंड, मेरा जो है ना एसएलएम से मैं क्या कर रहा हूँ, डब्ल्यूडीवी में लेके जा रहा हूँ। पहले एसएलएम लगा था एसेट के ऊपर, अभी क्या कर रहा हूँ, डब्ल्यूडीवी में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ जो भी सैल्वेज वैल्यू है, जो भी सैल्वेज वैल्यू पता है ना, रेसिडुअल वैल्यू 50,000 था पहला, अब बढ़ा के 1 लाख कर दिया। ये सारे चेंजेस ऑफ डेप्रिसिएशन के मेथड हुआ, फिर उसके बाद सैल्वेज वैल्यू हुआ, यूजफुल लाइफ हुआ। तो फिर ये जो है ना चेंजेस होते हैं, इसको हम चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलेंगे,
मेरा अकाउंटिंग पॉलिसी डेप्रिसिएशन लगाने का सेम ही रहेगा, बट ये जो है ना चेंज इन एस्टिमेट्स है, ये सारे एस्टिमेट्स है ना, कि मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ 10 साल के लिए मैं पीपी यूज करूंगा, फिर उसके बाद क्या है मेरा सैल्वेज वैल्यू इतना होगा, ये एस्टिमेट कर रहा हूँ ना मैं कि सारे चीजें बराबर। तो फिर ये सारे जो है ना इंड एस 8 के हिसाब से, इंड एस 8 के हिसाब से जो है ना, ये है इंड एस 8 के हिसाब से, ये सारे जो है ना एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन में चेंज है, ये अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, एमसीक्यू में आ सकता है कि इफ देर इज अ चेंज इन सैलवेज वैल्यू वेदर इट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। नहीं, ये क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, ठीक है। यस, समझा, कुछ डाउट है इसमें? हम्म। चलो नेक्स्ट सेशन में इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डेप्रिसिएशन के 3-4 क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक 5 मिनट का ब्रेक लेना और न्यू सेशन क्रिएट करके भेज देना। 6 महीने हो गए एग्जाम्स के। अच्छा, 6 महीने हो गए ना, ठीक है। हमारा जो एफआर का ये जो क्लास है ना, मेरे हिसाब से, मेरा प्लानिंग के हिसाब से, मे बी जैन से लेके फेब तक, मतलब 2025 में फेब तक मेजरली सब खत्म हो जाएगा। तब तक जो है ना एक दो छोटे मोटे चैप्टर में भी बचा होगा, लेकिन बाईगा पूरा खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम अपना खुद का क्लासेस देख सकते हो, या फिर अभी भी टाइम है तुम्हारे पास तो आफ्टर, मतलब इवनिंग में जो है ना तुम्हारा सब कुछ होने के बाद डिनर वगैरह, तो एक क्लास तो देख ही सकते हो, कौन सा, कोई भी दूसरा सब्जेक्ट का। सुबह में एफआर चलता रहेगा और शाम में एएफएम वगैरह कुछ चलता रहेगा, तो फिर वो कंटिन्यू होता रहेगा, तो 2 सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। और मेरे तरफ से ये एडवाइस है कि तुम जब ये जाओगे ना प्रिपरेटरी लीव में, 5 महीने या 4 महीना जो भी है, 6 महीना है ना अभी तुम्हारे लिए, तो उसके पहले जो है ना क्लासेस पूरा खत्म कर लो, क्लासेस हुआ बाई का पूरा, क्योंकि जब प्रिपरेटरी लीव में जब क्लासेस करोगे ना तो बहुत टाइम वेस्ट है। प्रिपरेटरी लीव में सिर्फ सेल्फ स्टडी से अलावा कुछ नहीं करना चाहिए, तब जाके तुमको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हो रहा है मेरा करके। अदरवाइज अगर क्लासेस करते बैठोगे प्रिपरेटरी लीव में, तो क्लासेस में टाइम जाएगा, सेल्फ स्टडी नहीं होगा, फिर अलग ही वो ट्रॉमा हो जाएगा फिर। और ऊपर से अभी 6 सब्जेक्ट है, बहुत कम कर दिया यार, मतलब 6 सब्जेक्ट में से भी 5 सब्जेक्ट तुमको पढ़ना है सिर्फ, 5 सब्जेक्ट, एक तो फुल, ये जो 5 सब्जेक्ट के बेसिस में आएगा फिफ्थ वाला, और वो भी जो है ना बुक से ही आएगा, ऐसा टेंशन लेने की नहीं है कि कहाँ से आएगा क्या आएगा, क्योंकि जो May 24 में जो पेपर था, वो जो भी बुक है ना उसी से आया, बस ये नंबर्स जो है ना वो चेंज करें। नंबर्स तो अभी चेंज करेंगे, नंबर्स इन सेंस एफआर हुआ एएफएम हुआ, इसमें नंबर्स चेंज किया। लॉ और उसके बाद जो है ऑडिटिंग है उसमें नंबर्स भी चेंज है, कुछ नहीं चेंज है, सेम टू सेम ऐसे ही आया। तो इजी आया पेपर, सिर्फ अपने को पता होना चाहिए कि कौन सा चीज कहाँ पर है। 5 पेपर का क्लासेस करना है, तो उसमें से मैं तो बोलूँ कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स तो तुम लोग कब करोगे, तुम्हारा अटेम्प्ट के 6-7 महीने पहले से करोगे, मतलब प्रिपरेटरी लीव से पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। फिर बचता क्या है, एफआर एएफएम और ऑडिट। एफआर तो चल ही रहा है तुम्हारा, अब 2 बचा है, ऑडिट और एएफएम। ऑडिट जो है ना वो तो सेल्फ स्टडी करना है, क्लास करके मुझे लगता नहीं कि कुछ ये बनता है, लेकिन कर लो क्योंकि वो एक सेटिस्फेक्शन रहता है, हाँ भाई क्लास हो गया मेरा, ठीक है। वो हो गया एएफएम का, कर लो अच्छे से तो फिर हो गया। और एफआर और एएफएम दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो तुमको एग्रीगेट ला के रखेगा। बोल रहा हूँ ऐसा, पता नहीं आईसीए कुछ भी कर सकता है। मैं बोल रहा हूँ ये जो क्वेश्चन बैंक दिया ना, मैं क्वेश्चन बैंक दिया और मॉड्यूल है, ये बहुत काफी है, ये क्वेश्चंस कर लिया तो इसमें लगभग मैं बोलूँ तो 1000+ क्वेश्चन है, 1000+ क्वेश्चन। तुम लोग अगर 16 में ही देखोगे तो 30+ क्वेश्चन है, मतलब इंडिया 16 में जो है ना, 16 में 30+ क्वेश्चन है। बस तुमको समराइज करना है और वो क्वेश्चन को सॉल्व करके जाना है। अगर हार्ड आया तो फिर मॉड्यूल से नहीं, कोई भी फैकल्टी के मॉड्यूल से नहीं आएगा, वो आएगा तो बाहर से ही आएगा, हार्ड आया तो। अगर आ गया तो फिर बुक से ही आएगा, बाहर से कुछ भी नहीं आता है। एक आधा सम बाहर से आ सकता है, मतलब कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, वैसे तो कंसेप्ट कर ही रहे हैं ना हम, तो आ जाएगा। चलो ये क्वेश्चन रीड कर लो, इलस्ट्रेशन नंबर 6। और मैंने ये क्वेश्चन बैंक भी ऐसा बनाया है, क्योंकि सीए फाइनल में कैसा रहता है पता है क्या, अपने को बाइफरकेशन चाहिए, पहला मॉड्यूल का खत्म हो रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद मॉड्यूल का टोटल क्वेश्चंस, फिर पास्ट पेपर्स का क्वेश्चंस, आरटीपी एमटीपी कवर हो रहा है क्या नहीं। तो फिर उसके लिए मैंने इसमें बाइफरकेशन दिया है, इलस्ट्रेशंस अलग, टेस्ट योर नॉलेज अलग, फिर उसके बाद आरटीपी एमटीपी वाला क्वेश्चंस अलग, ये इलस्ट्रेशंस हुआ। फिर उसके बाद आगे जाओगे तो फिर ये जो टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चंस, फिर उसके बाद आगे जाओगे तो ये रहा एडिशनल क्वेश्चंस में पूरा आरटीपी एमटीपी और पास्ट पेपर कवर है। कैसा बताइए, पहला मॉड्यूल का कवर हो जाएगा पूरा, तो एक
अलग सा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। फिर अदर आरटीपी एमटीपी का कवर होगा, तो वो एक अलग सेटिस्फेक्शन आएगा। नहीं तो फिर अगर मिक्स्ड क्वेश्चंस रहते ना, समझ नहीं आता कि कौन सा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं करके। आ जाओ इलस्ट्रेशन में, इलस्ट्रेशन नंबर 6 6 6 6 6, हाँ 6। देखो यहाँ पे क्वेश्चन रीड करो और बताओ। वंस यू आर डन प्लीज कंफर्म। डन। Yes. डन सर। अब बताओ क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एन एसेट which cost 10,000, 10,000 का कॉस्ट है, was estimated to have a useful life of 10 years। 10,000 का कॉस्ट है, 10 years का उसका यूजफुल लाइफ है। रेसिडुअल वैल्यू उसका जो है ना 2,000 है। रेसिडुअल वैल्यू को प्यार से हम बोलते हैं सैल्वेज वैल्यू, बराबर ना, सैल्वेज बोलते हैं इसको। आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years यूजफुल लाइफ वाज रिवाइज टू फॉर रिमेनिंग ईयर्स, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। मतलब क्या बोल रहा है कि फर्स्ट ईयर में 10 years का लाइफ था, फर्स्ट ईयर में 10 years के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट 2 years ना। आफ्टर 2 years, थर्ड ईयर से मेरा जो है ना यूजफुल लाइफ क्या हो गया, 4 रिमेनिंग ईयर्स। बताओ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके, ये तो इजी यार, बताना पड़ेगा, कैलकुलेट उठाओ, कैलसी उठाओ। ये कैलसी में होने वाला क्वेश्चन है, बताओ कितना होता है, बताओ बताओ। सर फर्स्ट ईयर में क्या होगा सर, फर्स्ट ईयर 10,000 मेरा ये है, माइनस 2,000 मेरा रेसिडुअल वैल्यू है, डिवाइडेड बाई 10 years इनटू 1 year। तो कितना आ गया, 8,000 डिवाइडेड बाई 10, 800. 800। फर्स्ट ईयर का 800 आ गया। सेकेंड ईयर का बताओ कितना आएगा। मिला नहीं सर, 800 को 800. 2 year से मल्टीप्लाई करो, तो 800 × 2। मैं क्यूमुलेटिव बोल रहा हूँ, मतलब अक्यूमुलेटेड। सेकेंड 1600. ईयर का 800 ही है, बस फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का ऐड करके 1600 है। अब बताओ थर्ड ईयर में क्या हुआ मेरा, थर्ड ईयर में मेरा 4 years रिमेनिंग लाइफ बचा है, सिर्फ 4 साल बचा है। रिवाइज टू, यहाँ पे टू आ, वर्ड्स वर्ड से बहुत ये बन जाता है, टू। देख रहे हो ना, टू मतलब क्या है कि अब तक मेरा जो है ना, अभी से मेरा जो है यूजफुल लाइफ 4 रहेगा। अगर यहाँ पे बाय होता तो 10 साल में से 4 साल लेस करने के बाद 6 years बचता। समझा, वर्ड्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। तो 4 साल बचा है। अब बताओ 10,000, 2 साल, 2 साल का डेप्रिसिएशन लेस कर दो, कितना आता है 2 साल का डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद, 10,000 माइनस 1,600, तो 8,400 आया मेरा WDV। अब 8,400 में से मेरा सैल्वेज वैल्यू 2,000 निकल जाएगा, सैल्वेज वैल्यू 2,000 निकल जाएगा, तो 6,400, 6,400 में से अब कितना है मेरा यूजफुल लाइफ, 4 साल ही बचा है ना, माइनस 2,000, 4 साल। तो मेरा 1,600 का डेप्रिसिएशन आएगा फ्रॉम दी 1,600 फ्रॉम थर्ड ईयर ऑफ, ठीक है। 1,600 आएगा, यस नो, समझा क्या, Yes. इजी था। फाउंडेशन में सॉल्व किया ही सर ये तो, बराबर ना, यही है। ये जो Yes. क्वेश्चन है ना, डिप्रिसिएशन, रिवीजन ऑफ यूजफुल लाइफ, एस्टिमेशन, ये एग्जाम में आने वाला नहीं है, ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है ना बड़ा क्वेश्चन कुछ रहेगा, वो बड़ा क्वेश्चन में एक छोटा सा पार्ट रहेगा। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 7 में, इलस्ट्रेशन नंबर 7 में, इलस्ट्रेशन नंबर 7 रीड कर लो एक बार। Done.
डन। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताओ एक बार। व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग। क्वेश्चन को प्यार से पढ़ने का, जैसे बाबू से बात करते ना वैसा क्वेश्चन अपना बाबू है, तो प्यार से बात करने का। हर एक चीज जो है ना क्वेश्चन में छुपा है, बस उस अपने को मेथोडोलॉजी लगाना है आगे। द एंटिटी एक्वायर्ड एन असेट 3 years ago, मतलब 3 साल पहले जो है ना एसेट को एक्वायर किया था एट द कॉस्ट ऑफ 5 million। मतलब आज के दिन क्या होगा, आज के दिन हम थर्ड ईयर में खड़े हैं, 3 साल पहले हमने परचेस किया था 5 million का। depreciation method adopted for the asset was 10% reducing balance method। 1 minute। depreciation कौन सा ये था, reducing balance method मतलब क्या है सर बताओ। written down value method. written down value method, good। At the end of the third year the entity estimates that remaining useful life of the asset is 8 year। मतलब asset जो entity जो है ना, entity क्या ये कर रहा है, entity estimate कर रहा है कि थर्ड ईयर से 8 साल और बचा है, and determines to adopt straight line method from the date as so as to reflect the revised estimation pattern of recovery of economic benefits, show the necessary treatments in accordance with Indian 16। मतलब क्या बोल रहा है कि आज मैं थर्ड ईयर में खड़ा हूँ, थर्ड ईयर से और 8 साल, मतलब टोटल यूजफुल लाइफ बताओ कितना हो गया मेरा। 3 साल तो पहले हो गए खत्म, प्लस 8 years कितना हो गया, बताओ कितना हो गया। 11. 11 है ना, राइट। फिर उसके बाद 5 million का सेट का परचेस करा था, 5 million का। तो स्टार्टिंग में कौन सा मेथड यूज करा था, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कितना, 10% के हिसाब से। तो बताओ फर्स्ट ईयर में कितना होगा मेरा, फर्स्ट ईयर में 5 million था, बराबर। 5 million था, इनटू क्या करूंगा 10% कर दूंगा, तो बताओ कितना आया 5 million। 5 lakhs. इसको लेस कर दो सेकेंड ईयर में, तो कितना आ गया 0.45 इंटू 10%, कितना आ गया 0.45। इसको लेस कर दो थर्ड ईयर में, समझ रहे हैं ना WDV का मेथड। 4.5 माइनस Yes, 0.45, 4.05. तो ये आ गया 4.05। थर्ड ईयर में मेरा बैलेंस कितना है, थर्ड ईयर में मेरा बैलेंस कितना है बताओ। अच्छा ये सोल्यूशन है क्या, सोल्यूशन में आ गया अपने। थर्ड ईयर में कितना है मेरा बैलेंस, 4.5 million, 4.05 million। अब मैं बता रहा हूँ कि 8 years के लिए, अब आगे जाके 8 years मेरा एस्टिमेटेड लाइफ है, और जो है ना SLM मेथड यूज करूंगा। तो बस क्या है WDV से जो है ना वो SLM मेथड में चेंज कर रहा हूँ। सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ रेसिडुअल वैल्यू है क्या, है क्या रेसिडुअल वैल्यू, नहीं है। तो सिंपली 4.05 से 8 से डिवाइड कर दूंगा, तो फिर मेरा आ जाएगा आंसर, बराबर ना। यस नो। So for एक मिनट third एक year मिनट का एक मिनट। depreciation. थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन बताओ। अच्छा यहाँ पे So थर्ड ईयर third का year में डिप्रिसिएशन का लगाना मैंने ना। शुरू किया. हाँ. यहाँ पे 10% लगा लो, कितना आएगा बताओ, 0.045। इसको लेस कर लो, 4.05 माइनस 0.045, तो कितना आया वैल्यू 4.0095, बराबर ना। 4.095 डिवाइडेड बाय 0.095। नहीं यार कुछ तो मिस आउट हो रहा है, कुछ तो मिस आउट हो रहा है। हम इसको सर वो मिलियंस में, 0.005 एक होना मिनट, 0.05 इंटू 10 million। अच्छा यहाँ पे जो है ना वैल्यू आएगा मेरा 36,45,000। बस मैं मिलियन में कन्वर्ट करके देख रहा हूँ क्योंकि पॉइंट में कंफ्यूजिंग होगा ना। हाँ अब बताओ, मेरा रेसिडुअल अभी थर्ड ईयर में जो है ना कितना बचा है, 36,45,000। अब मुझे बताओ और कैलकुलेट करके SLM के बेसिस में, SLM के बेसिस में बताओ कितना आएगा डेप्रिसिएशन। 36,45,000 कितना आएगा सर,
WDV से अभी WDV अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, SLM के बेसिस में। तो 36,45,000 डिवाइडेड बाय कितना, 8 ईयर्स है मेरा। 8, हाँ, तो डिवाइड करा तो फिर कितना है, 4, 4,5,5,6 5, टू 5, 5 6, 2, 5. पर एनम। ठीक है, तो ईयरली अब आगे कितना होगा डेप्रिसिएशन, 4,5,5,6,2,5 के हिसाब से। ये देखो यहाँ पे वर्किंग नोट दिया है उन्होंने। सिंपली फर्स्ट ईयर का जो बैलेंस था 50 मिलियन था, 5 मिलियन था या 50 लैक्स, उसके ऊपर 10% डिप्रिशिएशन, तो इतना आ गया। तो ईयर एंड थर्ड एंड ईयर एंड में इतना आ गया। इसको डिवाइड कर दिया 8 से, 8 से डिवाइड कर दिया, किधर गया किधर गया किधर गया, हाँ 8 से डिवाइड कर दिया, तो फिर यहाँ पे आंसर आ गया। सिंपल। कुछ डाउट है इसमें, बताओ। No, sir. Yes. कॉस्ट ऑफ इनिशियल रिकग्निशन। इलस्ट्रेशन नंबर 12 देख लो एक बार। और जो भी यूट्यूब में देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना। वी हैव ग्रोन, थैंक यू फॉर योर सब्सक्रिप्शन। जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 80% ऑफ द पीपल आर वाचिंग द लेक्चर लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और जो भी सब्सक्राइब करे उनको थैंक यू, क्योंकि जब स्टार्ट किया था वो 50 सब्सक्राइबर से स्टार्ट किया था मैंने। आज जो है 123 सब्सक्राइबर्स है, ऑलमोस्ट 50 टू 70 पीपल सब्सक्राइब किया है अभी तक। थैंक यू फॉर दैट। और ये जो नोट्स है वो टेलीग्राम में अवेलेबल होगा, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना। हो गया रीडिंग करके? एक बार रीड कर लो, फिर उसके बाद आंसर बना लो दिमाग में। डन सर। डन। बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये तो इजी वाला है यार, बताओ तुम लोग बताओ। सर स्टार्टिंग में कंपनी ने एसएलएम यूज किया फॉर हम्म 4 years हम्म एंड ऑन January 24 उन्होंने उनका डिप्रिशिएशन मेथड चेंज करके हम्म WDV में नहीं कन्वर्ट किया। उन्होंने डिप्रिसिएशन नंबर डे ये चेंज कर दिया, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ओके एंड फर्दर 4 years के लिए हो सकता है, तो टोटल लाइफ रिवाइज हो गई 8 years के लिए। ओके ओके, वो क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर, सॉरी क्वेश्चन देख लेते हैं। XYZ लिमिटेड परचेज एन एसेट ऑन 1 Jan 2010, कितना, 1 लाख का। एंड द एसेट हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years, 10 years का यूजफुल लाइफ था, और उसका रेसिडुअल वैल्यू नील था। तो 10 years का इनिशियली था, ठीक है। मेरा 10 years का था यूजफुल लाइफ। कंपनी हैज चार्ज द डेप्रिसिएशन यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। SLM से यूज कर रहे थे, 10,000 पर मंथ आ रहा था। सिंपल है ना सर, 1 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो फिर 10,000 आएगा। ऑन 1 Jan 2004 द मैनेजमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड, जो मैनेजमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड reviews the estimated life and decides that asset will probably be useful for further 4 years। यानी पहले क्या था, पहले जो ना मेरा 10 years का था, और 1 Jan 2004 पे, मतलब यानी ऑलरेडी मैंने 3 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। ऑलरेडी क्या किया मैंने, 3 साल का क्या क्या 4 साल का क्या, सॉरी, क्योंकि 1 Jan 2010 में यूज किया, मतलब 2010 में लिया था, और 1 Jan 2014 में मैं देख रहा हूँ, तो फिर 4 साल का ऑलरेडी चार्ज कर दिया। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं कि फर्दर 4 लाइफ्स है, तो फिर मेरा यहाँ पे अभी यूजफुल लाइफ कितना बचा होगा, 6, क्योंकि 10 years था। 10 years में से 4 year का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, तो 6 years बचा, प्लस 4 years और कर रहा हो, तो फिर रिवाइज लाइफ होगा, और 10 years, बराबर ना। अब क्या है, एंड देयरफॉर द टोटल लाइफ इज रिवाइज टू 8 years। अच्छा, 1 मिनट, कहाँ पे गलती हो रहा है मेरा। मैनेजमेंट रिव्यूज, 4 years हो गए थे, 4 years ऐड कर दिए. नहीं नहीं नहीं, यूजफुल लाइफ का पहले कितना था, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 years, बराबर। द कंपनी हैज चार्ज डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पर एनम ऑन 1/4
तो मेरा 2001 2 3 और 4, 4 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। अब रिमेनिंग कितना, 6 इयर्स बचा ना। हाँ वो 6 years बाद चेंज कर दिया, बोला कि रिमेनिंग सिर्फ 4 year है। अच्छा 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 अच्छा, रिमेनिंग द रिव्यूज एस्टिमेटेड एंड डिसाइड्स एसेट विल प्रोबेबली बी यूजफुल। ओके ओके ओके, 4 इयर्स। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे कितना होगा, अब जो 6 इयर्स का रिवाइज करके 4 इयर्स कर दिया, तो टोटल लाइफ कितना होगा, Yes, sir. ये 8 इयर्स बराबर। हाउ द एसेट शुड बी अकाउंटिंग फॉर रिमेनिंग इयर्स, तो फिर यहाँ पे मैं बताया था कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है या अकाउंटिंग एस्टिमेशन में, बताओ क्या है। Estimate. एस्टिमेशन में चेंज है, अकाउंटिंग पॉलिसी में नहीं है, अकाउंटिंग एस्टिमेशन में चेंज है। देन नेक्स्ट कम्स, सर ये रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे या प्रोस्पेक्टिवली। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब जो स्टार्ट है ना, जब फर्स्ट ईयर से हमें क्या कर रहा था, 10 इयर्स के बेसिस में चल रहा था, बराबर। 10 इयर्स के बेसिस में चल रहा था, अब क्या हुआ, 8 इयर्स में रिड्यूस हो गया। तो फिर मैं स्टार्टिंग से ही, जब फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट ईयर से ही अप्लाई करना चालू कर दूं क्या 8 ईयर के हिसाब से, नहीं। ये जो है ना डेप्रिसिएशन का कोई भी एडजस्टमेंट होगा वो प्रोस्पेक्टिवली होगा, यानी आज के डेट से Prospective. आगे जो भी है उसके बेसिस में होगा, तो फिर प्रोस्पेक्टिवली होगा। देखो यहाँ पे आंसर, change in useful economic life of an asset is change in accounting estimate which is applied prospectively। ठीक है, पहला depreciation कितना था, 10,000, बराबर। पहले कितना था depreciation, 10,000 on 1st Jan 2004 when the asset net book value is 60,000। okay, the company should amend the annual provision of depreciation to charge unamortized over the revised useful life 4 years। तो फिर 60,000 divided by 4 years कितना आएगा, 60,000 divided by 4 years 15,000 per annum। ठीक है, कुछ डाउट है इसमें, आगे क्वेश्चन No, sir. एक और है, एक और क्वेश्चन का आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो एक बार, ये भी इजी है, ये भी सॉल्व कर लो एक बार अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ना, पढ़ लिया। कर लिया। क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बताओ, समझ में आया क्वेश्चन। यस नो, क्वेश्चन रीड करना है। Done, sir. बी लिमिटेड owns an asset with an original cost of 2 लाख, उसका कॉस्ट कितना था, ओरिजिनल कॉस्ट 2 lakhs. 2 लाख। डिप्रिसिएशन वगैरह निकाल लो, मैं क्वेश्चन रीड कर दूं तब तक। ऑन एक्विजिशन मैनेजमेंट डिटरमाइन द यूजफुल लाइफ इज 10 इयर्स, 10 इयर्स का यूजफुल लाइफ है सर इसका। यूजफुल लाइफ इज 10 इयर्स, तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा इसका, अच्छा आगे देखते पहले कितना है। द रेसिडुअल वैल्यू वुड बी 20,000, रेसिडुअल वैल्यू भी है इसका, रेसिडुअल ओके 20,000 है, बराबर। तो एक ईयर का डेप्रिसिएशन क्या होगा, डेप्रिसिएशन क्या होगा सर, 2 लाख 18. माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 10 इयर्स, तो कितना आया बताओ, 18,000 आया ना, राइट। Yes. द asset is now 8 years old and during this time
देयर हैव बीन नो रिवीजन ऑफ रेसिडुअल लाइफ, यानी अब जो है ना हम 8th ईयर में खड़े हैं, तो 8th ईयर में डेप्रिसिएशन कितना होगा बताओ? 18,000 पर मंथ का था, सॉरी पर ईयर का था, और 8 ईयर्स तो कितना हुआ? 18,000 इंटू 8, 1,44,000। यस, 8 साल का डेप्रिसिएशन हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर AR8 मैनेजमेंट हैज रिव्यूड द यूजफुल लाइफ एंड रेसिडुअल वैल्यू एंड हैज डिटरमाइंड दैट यूजफुल लाइफ इज एक्सटेंडेड टू 12 ईयर्स। यानी पहले कितना था? पहले 10 साल था सर, अब एक्सटेंड किया गया है, एक्सटेंड किया गया 12 ईयर्स में इन द व्यू ऑफ मेंटेनेंस प्रोग्राम अडॉप्टेड, और उसका रेसिडुअल वैल्यू है 10,000 का। तो पहले तो मेरा कैरिंग अमाउंट निकालो, WDV। आज का WDV कितना होगा? 2 लाख का मेरा असेट था, 8 ईयर्स का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद तो कितना आ गया ये? 2 लाख से लेस कर दो तो 56,000। अब मेरा ये बचा है, और हम यहाँ पे 8th ईयर में खड़े हैं, बराबर? हम कहाँ पे? 8th ईयर में। अब ईयर 8th ईयर में बता रहा है कि इसको 12 ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी 12 ईयर्स को एक्सटेंड करेंगे, तो फिर 4 साल एडिशनल है, 4 ईयर्स, और रेसिडुअल वैल्यू कितना रिवाइज किया और 10,000 किया, तो प्रोस्पेक्टिवली डेप्रिसिएशन कितना होगा? 56,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स। 56,000 माइनस 10,000 11,500। कितना? 11,500। यस, बराबर है। यस। ये रहा आंसर। द डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज इन फ्यूचर 11,500 पर मंथ। सिंपल। कुछ डाउट है इसमें? नो। ये कौन सा है? डीकमीशन, डीकमीशन, डीकमीशन। ये कर लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 7। डन। डन। बताओ कुछ डिफिकल्टी है क्या इसमें, क्वेश्चन में? एज सच नो सेम सर। रेगुलर क्वेश्चन है। A limited purchase some property, plant and equipment on 1st April and estimated useful lives for the purpose of financial statements prepared on the basis of Ind AS। ठीक है, following were the original cost and useful life of various components of property, plant and equipment। ठीक है, बिल्डिंग का दिया है यहाँ पे, तो डेप्रिसिएशन निकालते चलो कितना हुआ? यहाँ पे कितना होगा बताओ? ये डेप्रिसिएशन है, बराबर? 10 ईयर्स का कितना होगा यहाँ पे? 1 लाख। देन यहाँ पे 7 ईयर्स का बताओ कितना होगा? 5 लाख। जस्ट अ मिनट, निकालते रहो तुम, 1 मिनट दे देना मुझे। स्क्रीन शेयर, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? निकालते रहना, यस। 1 मिनट। हेलो, यस। 1 मिनट के लिए स्क्रीन शेयरिंग शॉप कर रहा हूँ।
यस। निकलो 35, इसका निकला है क्या? 35 लाख का कितना आएगा? 5 लाख आएगा ना, बराबर? मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? हेलो? हेलो? 3 साल डिप्रिशिएशन चार्ज करने के बाद मुझे कैरिंग अमाउंट नहीं मिल जाएगा, तो देखो फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, सॉरी, मेरा फर्स्ट ईयर का डिप्रिशिएशन इतना होगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 3 साल के लिए मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 × 3 × 3 और × 3। ये आ गया 30 लैक्स, बराबर? ये आ गया 30 लैक्स और ये आ गया 15 लैक्स, बराबर? यस नो? तो वही किया है आपने। और रिवाइज लाइफ के हिसाब से इसको क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। यानी क्या क्या करूंगा यहाँ पे, 15 लैक्स था यहाँ पे, 15 लैक्स, सॉरी 15, ये मिलियन हुआ, माइनस कर दूंगा 30, डिवाइडेड बाय अभी कर दूंगा 10 ईयर्स। 10 ईयर्स क्या है सर यहाँ पे, कैसे आया? 10 ईयर्स मेरा रिवाइज यूजफुल लाइफ, ठीक है? 15 माइनस 3 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे रिवाइज मेरा कितना है? 14,70,000। यस नो? नहीं, क्या क्या गलती हो गया, क्या गलती हो गया? 1,50,000 माइनस कितना था यहाँ पे, 10 था ना, माइनस 30 लैक्स डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10, 30 लैक्स करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 12 लैक्स, बराबर? वैसे ही प्लांट एंड मशीनरी का, तो सर वो जब रिवाइज हुआ था तो शायद सैलरी वाली नहीं था, तुमने नहीं है कंसिडर ना, किया है क्या? क्वेश्चन में सैल्वेज वैल्यू है ही नहीं ना, हम्म। यहाँ पे लिखा है ना, देयर वर नो सैल्वेज वैल्यू फॉर 3 कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ईदर इनिशियली एट द टाइम ऑफ यूजफुल लाइफ वर रिवाइज्ड, मतलब कहीं पे भी नहीं था। सेकंड भी ऐसे ही करेंगे, ओके। प्लांट एंड मशीनरी का माइनस कर देंगे उसका जो भी डेप्रिसिएशन था, हम्म, और रिवाइज यूजफुल लाइफ से 7 ईयर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? सेम सेम। यहाँ पे कुछ दिक्कत क्वेश्चन में? यस नो? और एक भी क्वेश्चन नो है सर। इसका। और एक कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट वाला है। इसमें जो है ना, जो हम रिवैल्यूएशन देखे थे ना, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड रिवैल्यूएशन एंड डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, वो वाला है, अलोंग विद डेप्रिसिएशन कंसेप्ट, तीनों भी है। ये सॉल्व करते हैं अच्छे से, इसके लिए 40 मिनट लगेगा, 40 से 50 मिनट। देन हम आते हैं अदर एडिशनल क्वेश्चंस में। कोई है क्या ऐसा क्वेश्चन? नहीं, डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन सब हो गए। कुछ डाउट है डेप्रिसिएशन वाला इसमें? नो सर। चलो, आज आज के लिए एक टास्क दे रहा हूँ, क्योंकि आज जो है ना, ऑफिस से आने के बाद टाइम होगा ना शाम में, तो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 11, एक बार देख लो। देख लो इन द सेंस, क्वेश्चन देख लो और सॉल्व करने का ट्राई करो, आंसर मत देखो, हाँ? ये हम डिटेल में सॉल्व करेंगे क्लास में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस जो भी कंसेप्ट मैंने पढ़ा है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, अपवर्ड रिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन का, ये तीनों मिला के इसमें सारे चीजें, तीनों मिला के कंसेप्ट क्वेश्चन बनाए यहाँ पे। ये एक बार सॉल्व करने का कोशिश करो, सॉल्व हो रहा है कि नहीं वो देखो और मुझे बताओ, ठीक है? यस। ओके और सर। एक भी यस। क्वेश्चन बताता हूँ, 1 मिनट 1 मिनट। ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 4, ये भी देख लो, सिंपल क्वेश्चन है। हम इंटर में जो किए थे ना,